हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिससे हर साल ऑलमोस्ट कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज पार्ट 1 में हम इस इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, बेसिक ओवरव्यू, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ ही में आरबीआई का इंट्रोडक्शन और आरबीआई के जो फंडामेंटल रोल्स हैं उनको हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंक की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज़ अ बैंक? अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिटवीन पीपल एंड द इकोनॉमी। एक बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है लोगों के बीच में और इकोनॉमी के बीच में। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, पर इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि एक बैंक जो है वो क्या काम करता है। एक इंटरमीडियरी तो है, पर उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है इकोनॉमी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोगों से डिपॉजिट्स लेता है। डिपॉजिट्स लेने के बाद उनको रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ 3%। और जो मनी डिपॉजिट किया है उसमें से कुछ मनी वो अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके की नीड्स होती हैं लोगों को। सपोज़ किसी को कुछ परचेज़ करना है, उसके लिए लोन की नीड है। किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए लोन की नीड है। तो उन्हें वो लेंड करती हैं। अब लेंड जब वो करेंगे तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जो डिपॉजिट्स में उन्होंने रेट चार्ज किया है उससे ज़्यादा होगा। सो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज़ 8% है। अब ये जो बीच का स्प्रेड है 5% का, ये हमारे बैंक्स का प्रॉफिट होता है। सो व्हाट अ बैंक डज इज़ इट टेक्स द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल and lends the money to the economy and in this process it earns the profit. So अब आप इस तरीके से इसको समझिए कि एक बैंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में, क्योंकि बैंक जब बिजनेस को लोन देगा तभी इकोनॉमी में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तभी नए बिजनेस आएंगे तो हमारा प्रोडक्शन के बाद जीडीपी बढ़ेगा। तो एक बैंक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ही छोटा सा और आसान कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या होता है कि सपोज़ एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज़ आपको किसी मोबाइल की दुकान से एक मोबाइल ख़रीदना है। सपोज़ उसकी कीमत है 20,000 रुपये। अब आप 20,000 रुपये मोबाइल वाले को दोगे, तो आप अगर इसको कैश दोगे तो वो ईज़िली आपको बड़े आराम से मोबाइल दे देगा। तो कैश जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और ईज़िली फ़्लो कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्योंकि किसी को भी कैश एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर सपोज़ आप किसी को चेक दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट आज के टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल एक्सेप्ट द चेक, बट हो सकता है कि वो डिनाई कर दे, चांसेस हैं कि वो चेक लेने से डिनाई कर दे। अच्छा, तो अगर आप इसको देखें कि कैश और चेक, इनमें से ज़्यादा लिक्विड क्या है, तो ऑब्वियसली कैश है, क्योंकि कैश इजीली एक्सेप्ट कर लेता है हर कोई, और चेक जो है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंपेयर करें अगर इन दोनों में, वैसे तो कर लेगा, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो चेक इज़ लेसर लिक्विड देन कैश। अब सपोज़ आप उसको बोलें कि आप हमसे 20,000 रुपये का एक पीस ऑफ लैंड ले लीजिए। 20,000 रुपये का आप हमसे एक पीस ऑफ लैंड ले लीजिए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल डिनाई कर देगा,
क्योंकि हालांकि लैंड जो है वो एक एसेट है, उसकी वैल्यू 20,000 होगी, लेकिन उसको आप कैश में कन्वर्ट करने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए वो लैंड जो है वो लीस्ट लिक्विड है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्डर देखें तो कैश की लिक्विडिटी जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद बैंक डिपॉजिट्स, गोल्ड, एंड देन लीस्ट लिक्विड रियल एस्टेट। इसको हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू कन्वर्ट इन कैश, हाउ easily an asset can be converted into cash, it decides its liquidity. The higher the probability of it to be converted into cash, higher will be its liquidity. चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1935 में एज अ प्राइवेट बैंक, जिसको हम लोगों ने 1949 में नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज यानी अब वो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक हो गया। तो जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसका फाउंडेशन जब हुआ था, तो हेडक्वार्टर इसका था कैलकाटा, जिसको हम लोगों ने बाद में शिफ्ट किया मुंबई। तो अब हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का, वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और जो भी आरबीआई की पॉलिसीज़ हैं वो हेडक्वार्टर में डिसाइड होती हैं। तो आरबीआई जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस देश का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे आते हैं, जिनको वो रेगुलेट करता है, गाइड करता है और सुपरवाइज़ करता है। इसलिए आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इस देश में, और आरबीआई एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, उसकी ग्रोथ में और हमारे बैंकिंग सिस्टम में। तो आइए इन रोल्स को हम लोग अब स्टडी करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आरबीआई इशूज़ द बैंक नोट्स। ओके, आरबीआई हमारा बैंक नोट्स इशू करता है, ठीक बात। लेकिन अब एक चीज़ इसमें एक्सेप्शन है कि जो कॉइन्स होते हैं, जो कॉइन्स हैं और जो हमारे 1 रुपये का नोट है, वो आरबीआई नहीं इशू करता है। 1 रुपीज़ नोट जो है वो आरबीआई नहीं इशू करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी सारे जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई इशू करता है। फिर आरबीआई इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई जो है वो हमारे गवर्नमेंट का बैंक है। जब गवर्नमेंट को कोई भी लोन रेज करना होता है, या गवर्नमेंट को अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके थ्रू पैसे चाहिए होते हैं, तो वो आरबीआई के थ्रू उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। फिर आरबीआई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, जितने भी आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, और ऐसी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उनमें आरबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। आरबीआई बेसिकली उनके गवर्नर जो हैं वो इंडिया के बिहाफ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ये कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो क्या होता है कि बैंक में जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में 2 तरीके के डिपॉजिट आते हैं। एक आता है डिमांड डिपॉजिट, यानी डिमांड लायबिलिटी बैंक की। एक आता है टाइम डिपॉजिट, यानी टाइम लायबिलिटी। तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो हमारा ऑन डिमांड कस्टमर कभी भी निकाल सकता है, जब उसको ज़रूरत हुई तब वो ऑन डिमांड बैंक से वो पैसा निकाल सकता है, एटीएम या वाउचर के थ्रू। अब अगर आप टाइम डिपॉजिट देखें,
टाइम डिपॉजिट वो अमाउंट जो कस्टमर एक फ़िक्स टाइम के लिए लॉक कर देता है बैंक में। जैसे जो फ़िक्स डिपॉजिट्स होते हैं, आपने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए लॉक कर दिए, तो ये आपकी हो गए टाइम डिपॉजिट। तो इसमें ही क्या होता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन होता है कि आपको कुछ परसेंट जो है कैश वो रिज़र्व करके रखना है अलग, बिल्कुल, ताकि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है कि आपको अचानक से कस्टमर्स को पैसे वापस देने पड़ जाएं कई सारे, तो वो आप अपने कैश रिज़र्व से दे सकें। तो ये कैश रिज़र्व आरबीआई की कस्टडी में रहता है, हर बैंक का, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो भी कैश रिज़र्व, जो भी परसेंटेज आरबीआई सेट करती है डिमांड और टाइम डिपॉजिट में, तो वो आरबीआई की कस्टडी में रहता है। फिर आरबीआई इज़ कस्टोडियन ऑफ करंट कंट्रीज़ फॉरेन करेंसी रिज़र्व। अब इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज़ एक मोबाइल कंपनी है एमआई या एप्पल है, सपोज़ एप्पल आती है इंडिया में और उसको बिज़नेस करना है, तो एप्पल के पास तो डॉलर्स होंगे, तो उन डॉलर्स को उसको एक्सचेंज करना है, उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तभी वो यहाँ पे बिज़नेस कर पाएंगे। तो ये जो जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है इंडिया में, इसको एक्सचेंज करके इनको स्टोर करने का काम भी आरबीआई का है। और आरबीआई भी जो एफईएम फेमा एक्ट है हमारा, उसके अंडर जो भी एक्सचेंज के रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी आरबीआई ही सुपरवाइज़ करती है। फिर ये है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू कमर्शियल बैंक। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती किसी बैंक में, वो इसलिए आती क्योंकि उस बैंक में या तो कोई करप्शन होता है या वो आरबीआई की रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो सपोज़ कि ऐसी कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाती है कि बैंक में अचानक बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है जो कि उनके रिज़र्व्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बैंक को लोन चाहिए होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो जो लास्ट रिजॉर्ट होता है बैंक का, वो आरबीआई होता है। आरबीआई कैन कम टू देयर रेस्क्यू, आरबीआई उन्हें बचा सकता है। बट इस टाइम जो आरबीआई उनसे रेट चार्ज करता है वो जो नॉर्मल रेट्स हैं उनसे स्लाइटली हायर होते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में। इसको हम लोग अभी ऐसे ही इसका एक ओवरव्यू लेंगे, ये पूरा एक सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली ये डिसाइड करती है कि जितना भी कैश इकोनॉमी में है उसका सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से उसका फ़्लो और उसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ये जो है ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, आइए अब हम लोग पावर ऑफ आरबीआई देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स। विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स आरबीआई की क्या क्या पावर्स हैं? तो सबसे पहले आरबीआई को ये पावर्स मिलती कहाँ से हैं? तो आरबीआई को ये पावर मिलती हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, तो जो भी आरबीआई है वो रेगुलेट और सुपरवाइज़ कर सकता है पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक, तो पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को रेगुलेट कर सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविज़न से। किस किस तरीके से रेगुलेट कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है बैंक के अकाउंट्स, बैंक के बुक्स, एग्ज़ामिन कर सकता है जो ओथ वहाँ के डायरेक्टर ने ली है या वहाँ के ऑफिसर ने ली है किसी भी बैंक के। किसी भी बैंक का जो डेली अफेयर्स है या किस तरीके से वो अपने जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी बैंक का इंटरनल नॉर्म्स हैं वो किस तरीके के हैं उनके, उसको भी वो उसकी स्क्रूटनी भी कर सकता है। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए डायरेक्शन दे सकता है बैंक को कि किस तरीके से वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं बैंक को। किसी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, सपोज़ कोई बहुत बड़ा लोन अकाउंट है या कोई भी इम्पोर्टेंट अकाउंट है, उसमें अगर आरबीआई को लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन होना उसके पास ज़रूरी है, तो आरबीआई
मांग सकता है बैंक से उस अकाउंट की डिटेल्स। सिमिलरली स्पेशल ऑडिट करवा सकता है किसी भी बैंक का। साथ में ही एक ये जो टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। देखिए, कोई भी बैंक लोन देता है, सपोज़ कि उस बिज़नेस की कैपेसिटी नहीं है लोन रीपे करने की, तो अब वो अगर काफ़ी टाइम तक लोन वापस नहीं आता है तो वो हो जाता है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट। मैंने बताया था ना, लोन एक असेट है बैंक का, तो ये हो गया आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट क्योंकि इससे कुछ वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन बचते हैं बैंक्स के पास? तो जो सबसे सीधा ऑप्शन दिखता है वो ये है कि आप जो भी इस बिज़नेस के असेट्स हैं वो अक्वायर करके सेल करके कुछ अमाउंट रिकवर कर लो, या जितना भी अमाउंट आपसे हो सके वो आप रिकवर करो। तो लेकिन ये भी, इसके लिए भी कोई रेगुलेशन चाहिए होगा ना, ऐसे डायरेक्टली किसी भी तरीके से आप सेल नहीं कर सकते किसी की प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसको भी हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो किसी भी NPA या किसी भी बैड जो भी लोन है उससे अगर कुछ रिकवर करना है, उसके एसेट्स को अगर एक्वायर करना है, तो वो डायरेक्शन बैंक डायरेक्टली नहीं जा सकता जब तक उसको RBI से डायरेक्शन ना मिले, तो वो भी डायरेक्ट RBI करता है। तो आज के लेक्चर में हमने RBI के 2 रोल देखे। एक तो आपका देखा कि इकोनॉमी में क्या रोल है, दूसरा बैंक को किस तरीके से कंट्रोल करता है। हमने समझा कि लिक्विडिटी क्या होती है, हमने ये भी समझा कि एक बैंक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करके हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं लिक्विडिटी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर अगले पार्ट में हम बहुत ही डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक और करेंसी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज असेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी इज़। देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा हाईली लिक्विड क्या है? कैश यानी करेंसी, ठीक। तो नंबर 1 तो यही हो गया। तो हमारे या तो ऑप्शन 4 सही है, या ऑप्शन डी सही है, या ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इनको देखिए, और सेविंग डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है कि मैंने बताया था वो कभी भी ऑन डिमांड आप ATM के थ्रू या बैंक में जाके निकाल सकते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे मोस्ट लिक्विड हो जाएगा वो डिमांड डिपॉजिट होगी, क्योंकि आपको ये कभी भी मिल जाएगा। फिर सेविंग डिपॉजिट्स, जो आपने सेविंग्स किसी बैंक में डिपॉजिट कर रखी हैं, तो उनको भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर कुछ अगर आप एक फ़िक्स टाइम से पहले निकालेंगे तो कुछ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो वो आपका सेविंग डिपॉजिट तीसरे नंबर पे हो गया। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट है उसको निकालने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपने लॉक कर रखा है बैंक में। जो FD करा रखी है आपने, वो आपने फ़िक्स टाइम के लिए करा रखी है, तो टाइम डिपॉजिट जो हो गया वो लीस्ट लिक्विड हो गया। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा 4 1 3 2। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सबसे ये हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको आपको, जो भी आपके सोर्सेज हैं, जिस भी बुक को आप रेफ़र कर रहे हैं उससे एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगले चैप्टर में हम लोग RBI के बाकी रूल्स और जो भी करंट इश्यूज़ हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम्स में और जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, और बाकी बैंकिंग नॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।